वहीं ममता बनर्जी के राज में ममता के खिलाफ दो नैरेटिव तैयार हो रहे हैं। 25,000 से ज्यादा सरकारी टीचर और स्कूलों के स्टाफ की नौकरी जाने के बाद बीजेपी ममता सरकार पर डबल अटैक कर रही है। एक तरफ ममता को करप्शन चार्ज में जेल भेजने की बातें शुरू हो गई, तो दूसरी तरफ रामनवमी जुलूस के बहाने बंगाल के हिंदुओं को एकजुट कराने का प्लान भी एक्टिवेट किया गया है। बंगाल से बिहार तक, कोलकाता से लेकर पटना तक वक्फ बिल के बहाने मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी टेंशन में क्यों है और बीजेपी को कोई टेंशन इस पर क्यों नहीं हो रही है, सब कुछ समझिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। क्या करप्शन चार्ज में ममता बनर्जी जेल जाएंगी? क्या बीजेपी दिल्ली मॉडल से पश्चिम बंगाल जीतेगी? क्या 30% मुस्लिम वोट से भी दीदी की गद्दी नहीं बचेगी? ममता बनर्जी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पूंजी दांव पर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दीदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की बुनियाद हिला दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ये कहने लगी है कि बंगाल में हमारी सरकार बन गई तो दीदी को जेल जाना होगा। दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एसेट है उनकी ऑनेस्टी। ममता बनर्जी 14 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी वो बंगाली तांत की साधारण सी साड़ी और मामूली चप्पल में ही दिखती हैं। ममता आज भी किसी बड़ी गाड़ी से नहीं चलती, बल्कि मामूली सरकारी गाड़ी से ही चलती हैं। ममता आज भी ऐशो आराम के साथ किसी भी बड़े बंगले में नहीं रहती, बल्कि मामूली घर में रहती हैं। दीदी की यही सादगी उन्हें बंगाली भद्रलोक से जोड़कर रखती है। बंगाल का गरीब तबका और बंगाली महिलाएं ममता को अपने जैसा समझती हैं। दीदी की पार्टी के कई नेताओं पर करप्शन चार्ज लगे, तृणमूल के कई नेता जेल भी गए, लेकिन दीदी पर्सनली बची रही। ममता बनर्जी पर कभी कोई आंच नहीं आई। मगर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले ने ममता बनर्जी की सत्ता को चुनौती दे रही बीजेपी का जोश हाई कर दिया है। बीजेपी को बंगाल की सत्ता देखने लगी है और वो ममता दीदी को हथकड़ी दिखाने लगी है। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अग्रेसिव हो रही है। तृणमूल कांग्रेस डिफेंसिव रोल में आ गई है। टीएमसी पर प्रेशर इसलिए है क्योंकि पहली बार सीधे सीधे ममता बनर्जी का नाम आया है। वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह। पश्चिम बंगाल चुनाव में मुश्किल से 1 साल बचा है और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार के करप्शन पर जोरदार तमाचा मार दिया है। 9 साल पहले 2016 में पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती शुरू हुई थी। 25,000 पदों के लिए 23 से 24 लाख एप्लीकेशन आए थे। ओएमआर शीट पर परीक्षा कराई गई थी। साल 2017 के नवंबर महीने में रिजल्ट आया तो कई उम्मीदवारों ने धांधली के आरोप लगाए। कम नंबर वालों को ज्यादा रैंक दिए गए थे। 5 साल बाद अप्रैल 2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए। इसमें ईडी की भी एंट्री हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। उसी साल अप्रैल में बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी अरेस्ट किए गए। ममता बनर्जी सरकार के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी गर्लफ्रेंड अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से इस तरह नोट मिले थे। 2,000 और 500 के नोट बोरे में ठूस कर रखे गए थे। पार्थ और अर्पिता के 2 फ्लैट से 49 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिले थे। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने उनसे किनारा कर लिया। 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25,753
टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती को रद्द कर दिया। ममता सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे दिया, मगर सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 25,000 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सड़क पर आ गए हैं। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश दिया है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पार्थ चटर्जी का अरेस्ट मेमो पढ़ा है। पार्थ चटर्जी ने अपने अरेस्ट मेमो में लिखा है, योर गार्डियन एंड योर रिलेटिव, जिसके कहने पर आप काम करते हैं, उन्होंने लिखा है अपने हैंडराइटिंग से ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, हमार गार्डियन। आप सोचिए, पथप्रदर्शक ममता बनर्जी, আমার গার্ডিয়ান মমতা ব্যানার্জি, আমার रिश्तेदार, আমার रिलेटिव ममता बनर्जी, ममता दीदी, ये उनके अरेस्ट मेमो में लिखा हुआ है। आप जाके देखिए अरेस्ट मेमो। अरे जो पथ प्रदर्शक है, जो मार्गदर्शक है, जिसके कहने पर आपने ये घोटाला किया, वो पार्थ चटर्जी जेल के अंदर है, तो दीदी जेल के अंदर क्यों नहीं? 7 साल से सरकारी नौकरी कर रहे 25,000 लोगों की नौकरी जाने से बंगाल में एक अलग तरह का अनरेस्ट है। ममता बनर्जी अगले साल के चुनाव में इसे अपने लिए भुनाना चाहती हैं। तभी वो कहती हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। আমি কিন্তু জাজকে রেসপেক্ট করে বলছি। कोर्ट का सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मैं कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मानवीय नजरिए से अपनी भावना का इजहार कर सकती हूँ। इसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी अपने बचाव का मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स का भविष्य दांव पर लग गया है। स्कूलों का क्या होगा? इस केस में सीबीआई ने जांच की। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है। हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। एक व्यक्ति के अपराध के लिए कितने लोगों को सजा दी जाएगी? তো একই অপরাধীর কবার শাস্তি হয়? पश्चिम बंगाल में बीजेपी इसमें बहुत बड़ा मौका देख रही है। ममता को घेरने के लिए बीजेपी को सॉलिड मुद्दा हाथ लगा है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए ममता और उनकी पार्टी ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती। लगभग 20,000 से ऊपर लोग जिन्होंने परिश्रम करके जिनको नौकरी मिला, उनका कोई दोष होने के बावजूद उनका नौकरी जा रहा है। लेकिन टीएमसी के जो लीडर जिन्होंने पैसा लिया, पैसा लेके नौकरी बेचा, मॉल बना दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में को। जो खरीदना है आपको, टीचर खरीदना है, नौकरी खरीदना है, सैंड लेके नदी से बेचना है, जो चाहे आप कर सकते हैं, सिर्फ पैसा देना है। याद कीजिए, इस साल के दिल्ली चुनाव का मॉडल। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी को जब तक कोई मुद्दा नहीं मिला, तब तक दिल्ली में केजरीवाल को हराना नामुमकिन लगता था। लेकिन जैसे ही बीजेपी को शराब घोटाले का सुराग मिला, वो केजरीवाल पर हमलावर हो गई और शीश महल के मुद्दे ने केजरीवाल के सियासी किले को मिट्टी में मिला दिया। बीजेपी को दिल्ली के वोटर को बस इतना समझाना पड़ा कि केजरीवाल करप्ट हैं। जैसे ही बीजेपी ने यह कर दिया, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया। ममता बनर्जी के खिलाफ भी बीजेपी को इसी तरह से एक मुद्दे की तलाश थी। बीजेपी अब बंगाल के हिंदुओं को यह बताएगी कि ममता दीदी तुष्टीकरण तो करती हैं, साथ ही वो करप्ट भी हैं। यकीन ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लो। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बीजेपी ने पहले से पकड़ रखा है। हिंदू मुस्लिम फ्रंट पर रामनवमी के जुलूस को लेकर नया मोर्चा खुला हुआ है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 2023 की रामनवमी के जुलूस में जमकर हिंसा हुई थी। मुस्लिम बहुल इलाकों से जुलूस निकला तो पत्थरबाजी और आगजनी हो गई थी। हावड़ा की उसी घटना को एग्जाम्पल बताकर हावड़ा पुलिस ने रामनवमी के जुलूस को मंजूरी नहीं दी, तो हिंदू पक्ष हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने मोटे तौर पर 6 शर्तों के साथ रामनवमी जुलूस निकालने की परमिशन दे दी है। शर्त नंबर 1, पहले से तय रूट पर ही जुलूस निकल सकेगा। शर्त नंबर 2, जुलूस में 500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। शर्त नंबर 3, जुलूस में हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शर्त नंबर 4, सांकेतिक तौर पर प्लास्टिक की गदा ले जा सकते हैं। शर्त नंबर 5, जुलूस में शामिल सभी लोगों की आईडी पुलिस को देनी होगी। और शर्त नंबर 6, सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक ही जुलूस निकल सकेगा। आई वेलकम। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस।
इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। बीजेपी ने बंगाल के 1.5 करोड़ हिंदुओं को रामनवमी के जुलूस में शामिल होने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरे राज्य में 2000 जुलूस निकाले जाएंगे। हावड़ा में जुलूस निकालने के लिए कोर्ट से परमिशन मिली तो बीजेपी का पॉइंट बन गया। दूसरी तरफ टीएमसी इसे कोलकाता पुलिस की जीत बता रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की गिनती 30% से शुरू होती है। बंगाल में 30% मुसलमान हैं और यहां मुसलमानों के वोट किसी और पार्टी से शेयर नहीं होते। मुसलमानों का एक मुश्त वोट ममता बनर्जी की पार्टी को मिलता है। इसके बदले में ममता मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में जाती हैं। कुछ मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके ममता उनको रिजर्वेशन देती है और वक्त बिल आता है तो ममता की पार्टी सरकार का विरोध करती है। 30% मुस्लिम, पूरा वोट ममता बनर्जी का। बीजेपी को लगभग 0 मुस्लिम वोट। 70% हिंदू वोटर। बीजेपी का दावा बड़ा, लेकिन हिंदू वोट पर बीजेपी का एक अधिकार नहीं। ममता बनर्जी अगर 20% हिंदू वोट भी पालें तो उनकी जीत कंफर्म हो जाती है, जबकि बीजेपी को बंगाल में जीतने के लिए 70% में से 50% हिंदू वोट जरूरी है। बंगाल में वोटों का यही कैलकुलेशन ममता का पलड़ा भारी कर देता है, लेकिन बीजेपी को इस बार लग रहा है कि ममता का किला ढह जाएगा। 2026 की मई समझिए दी गई। बंगाल में अगले साल इलेक्शन है। बिहार में इसी साल वोट पड़ेंगे। यहां वक्फ बिल का मुद्दा सबसे गर्म है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव मुसलमानों का झंडा लेकर घूम रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध करके तेजस्वी यादव बिहार में मुसलमानों के हीरो बने हुए हैं। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। तेजस्वी ऑफेंसिव मोड में चल रहे हैं। बिहार में आरजेडी की सरकार बनने पर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी गोटी खेल दी है। किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। देखिए, न्यायालय को अपनी अधिकार है, वो तय कर सकते हैं, लेकिन भारत के लोकतंत्र ने, जनता के मैंडेट ने 293 सीट दिया है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये सपना देख रही है, जनता उसके साथ खड़ी नहीं है। जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, तो जनता ने आशीर्वाद दिया, मैंडेट उसके साथ खड़ा है, इसलिए वक्फ बोर्ड ये जनता का आशीर्वाद है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए में टेंशन तो है। भले 2-4% मुसलमान भाइयों को गुमराह कर ले ये लोग, हालांकि उनका भी नुकसान नहीं इस एक्ट से, लेकिन गुमराह करने में भी कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग 2-4% मुसलमान भाइयों को गुमराह करने में भले सफल हो जाएं, 90%, 95% जो मुसलमान भाई हैं उनके हित का यह कानून है, इसलिए उनको गुमराह नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ वोट के लिए, वोट बैंक के लिए आरजेडी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हित से उनको कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट किया। नीतीश के अनकंडीशनल सपोर्ट से ही वक्फ अमेंडमेंट बिल आसानी से पास हुआ, मगर अब नीतीश कुमार को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वक्फ बिल का सपोर्ट करने वाले चिराग पासवान से भी मुस्लिम नेता खफा है। जेडीयू और एलजेपी आर में इस्तीफों का दौर चल रहा है। इन दोनों पार्टियों के मुस्लिम नेता धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं। मोहम्मद कासिम अंसारी, तबरेज सिद्दीकी अली, मोहम्मद शाहनवाज मलिक, नदीम अख्तर, मोहम्मद दिलशान राइन। 2 दिन पहले तक नीतीश कुमार को नेता मानने वाले ये मुस्लिम लीडर जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ चुके हैं। एलजेपी रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जो लोगों को एक भ्रम था कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर मिजाज के हैं और वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय का या अल्पसंख्यक का कोई इशू आएगा तो उसमें वो सही स्टैंड लेंगे
लेकिन ऐसा लगता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। तो उसी तरह से अब नीतीश कुमार हो, एलपीजी हो या हम पार्टी हो, ये तमाम पार्टी का जो एक उनके चेहरे पर एक निकाब था धर्मनिरपेक्षता का, वो साफ हो गया। जेडीयू में मोहम्मद कासिम अंसारी का पहला इस्तीफा हुआ तो पहले तो जेडीयू ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। फिर यह कहा गया कि 2020 के चुनाव में उनको सिर्फ 499 वोट मिले थे, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इस्तीफे ज्यादा होने लगे तो जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई और नीतीश कुमार की लीडरशिप में भरोसा जताया गया। जो माइनॉरिटी के बड़े तबका के लोग, बड़े समाज के लोग, ये लोग जहाँ पे काम करते थे, जिसको नेता बनाने के उन्होंने काम किया था, वहाँ पे कुछ मिला नहीं था। जो मिला था माइनॉरिटी को एनडीए ने दिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला है। 2005 के बाद वो कब्रिस्तान का मामला रहा हो या मदरसे का मामला रहा हो, मदरसा के शिक्षकों को वेतन बढ़ाने का मामला रहा हो, या बहुउद्देशीय भवन का मामला रहा हो, या हॉस्टल का मामला रहा हो, या आज के डेट में आवासीय विद्यालय जो आप कैमूर जिला में ही बना हुआ है, देखने बन रहा है चमचमाते हुए, पूरे जिले के अंदर 37 जिले में मैं बनवाने जा रहा हूँ। उन्हीं के निर्देशन पर निश्चित तौर पर हमारे समाज, माइनॉरिटी के समाज के लोगों का बराबर एनडीए और नीतीश कुमार ने ख्याल रखा है, आगे भी ख्याल रखेगी। चिराग पासवान को भी डैमेज कंट्रोल के मोड में आना पड़ा है। चिराग भी बता रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है। मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूं। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। बिहार में 17% मुस्लिम वोटर हैं। विधानसभा की 47 सीटों पर वो जीत और हार का फैसला करते हैं। वक्फ बिल ने बिहार में 2 काम किए हैं। एक, आरजेडी का M-वाइज समीकरण मजबूत किया है और नंबर 2, बीजेपी पर नीतीश कुमार की निर्भरता बढ़ा दी है। बिहार का मुसलमान वोटर पहले से लालू तेजस्वी के खेमे में है। 2020 के बिहार चुनाव में महागठबंधन को मुसलमानों के 76% वोट मिले थे। एनडीए को केवल 5% मुस्लिम वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को बिहार में 87% मुसलमानों के वोट मिले। एनडीए को 12% मुस्लिम वोट मिले थे। बिहार में एनडीए को जो भी मुस्लिम वोट मिलता है उसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ होता है। वक्फ बिल पास होने के बाद नीतीश कुमार को यह वोट मिलने में मुश्किल होगी। दूसरी तरफ बीजेपी का अपना हिंदू वोट बैंक मजबूत होगा। बंगाल से लेकर बिहार तक बीजेपी अपने उसी हिंदू वोट बैंक को मजबूत कर रही है। लक्ष्य वही है, संकल्प वही है, 100% सत्य, सनातन हिंदू वोट भगवा के नीचे लाना है।